सो हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बीएड का जो यूपीएससी का सिलेबस है उसकी जो सेकंड यूनिट है उसमें हमें पढ़ना है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो उसको आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। इसमें जो भी डेफिनेशंस मैं यूज करूंगी उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिख के, अगर आप चाहें तो वहां से जाकर नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सोशियोलॉजी को पढ़ने, सोशियोलॉजी का एजुकेशन से संबंध पढ़ने में या फिर एजुकेशनल सोशियोलॉजी पढ़ने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम जाने कि सोशियोलॉजी किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हमें सोशियोलॉजी का बहुत ही शॉर्ट में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सोशियोलॉजी टर्म कहाँ से यूज हुआ है। तो देखिए, सारी ही चीज कैसे निकली है पहले, जैसे कि पहले सारी ही बातें मैंने बताया था आपको, फिलोसफी से ही सारी चीजें निकली हैं, है ना। तो जो पहले तो ये टर्म भी किसमें था, फिलोसफी में ही यूज होता था, लेकिन अगस्त काम्टे जो है इन्होंने पहली बार सोशियोलॉजी टर्म यूज किया है। कब यूज किया है? 1837 में। कई जगह पे इसमें कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे 1837 की जगह 38 या 39 भी लिखा होता है, उससे हमें ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़ना है। तो जो अगस्त काम्टे हैं इन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी टर्म को यूज किया। अब कौन थे अगस्त काम्टे, ये भी समझ लेते हैं। तो ये फ्रेंच फिलोसोफर थे और इन्होंने पहली बार इसका टर्म को यूज किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन उन्होंने बताई। इनके अनुसार जो है अगस्त काम्टे के अनुसार ये सोशियोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है। किसकी साइंटिफिक स्टडी है? ह्यूमन बिहेवियर की और सोसाइटी की। उनके अनुसार साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर सोशियोलॉजी। ठीक है, इन्होंने बताया कि ही डिफाइंड सोशियोलॉजी एज अ टॉप ऑफ ऑल साइंसेस। उन्होंने ये बताया सोशियोलॉजी जो है वो साइंस जितने भी प्रकार के होते हैं उनमें टॉप के श्रेणी में आता है। ठीक है, अब जो अगर ये बात कही जाती है नहीं सोशियोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो तो सिर्फ एक ह्यूमैनिटी का एक सब्जेक्ट है, नहीं, वो एक पूरा साइंटिफिक स्टडी करने वाला सब्जेक्ट है। अब हम समझ लेते हैं कि सोशियोलॉजी का जो मीनिंग है वो कहाँ से आता है। तो देखिए, इसका जो सोशियोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से आया है? ये लैटिन जो लैंग्वेज है उसकी लैटिन भाषा के ही एक शब्द से आया है, जो बनता है सोशियो प्लस लोगोस से। सोशियो प्लस लोगोस। अब देखिए, सोशियो शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो सोशियो का अर्थ होता है कंपेनियन या फिर एसोसिएट से। अब कंपेनियन एसोसिएट्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे से संबंधित हो, जुड़े हुए हो, है ना। और लोगोस का मतलब तो पहले से आपको पता है, स्टडी ऑफ। तो जहां पर हम एक ऐसी स्टडी करते हैं जो लोग आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 1000 हो, लाख हो, लेकिन जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनके कारण से एक समाज की स्थापना हो रही है, उनकी स्टडी करना ही क्या होता है? समाजशास्त्र होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कुछ डेफिनेशन जो कि सोशियोलॉजी के बारे में कही गई है। तो सोशियोलॉजी के बारे में अगस्त काम्टे कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक अध्ययन, सामाजिक व्यवस्था का सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, देखिए साइंस बताया उन्होंने ये कहा है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोसेस। इमाइल दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इमाइल दुर्खीम जो हुए हैं उन्होंने बताया है कि सोशियोलॉजी जो है वो क्या है? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। किसका? साइंस का। इसी तरीके से और भी डेफिनेशन है, मैक्स वेबर की डेफिनेशन है, इनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिटर्न में दे दूंगी, तो आप वहां पर जाकर नोट कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा और आगे सोशियोलॉजी के बारे में, उसके बाद फिर हम शिक्षा समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सोशियोलॉजी जो शब्द है वो बिना सोसाइटी के पढ़े समझ में नहीं आ सकता है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? सोसाइटी के बारे में। तो क्या है सोसाइटी? जिसको कहा जाता है समाज। अब समाज क्या है इसको समझ लेते हैं। तो समाज, तो सोसाइटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? समाज। अब जैसे हम बताते हैं कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? एक मनुष्य होता है, सबसे छोटी इकाई, है ना। तो समाज किससे बनता है? मिलके मनुष्यों के ग्रुप से मिलकर बनता है। ऐसा ग्रुप जो कि अपना आपस में कल्चर शेयर कर रहे हैं, रीजन शेयर कर रहे हैं, प्लेस
शेयर कर रहे हैं, लैंग्वेज शेयर कर रहे हैं, इस तरीके का एक ग्रुप हो। वो ग्रुप 3 मनुष्यों का भी हो सकता है और साथ ही साथ में कई सारे मनुष्यों का भी हो सकता है, जिसमें कि जो एक ही तरह के विचारधारा से संबंधित रखते हैं, विचारधारा नहीं कहना चाहिए, एक मतलब ग्रुप से संबंधित रखते हैं एक उसमें। अब देखिए इनका रीजन हम ये भी मान के सकते हैं, जैसे भारत में अलग अलग जाति प्रजाति भाषा बोली इन सब के लोग रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये भी अलग अलग तरीके के सोसाइटी में ग्रुप बन सकते हैं, जिसमें देखा जाता है जो एक ही तरह के लोग हों वो एक ही ग्रुप में कहलाते हैं, उसके बाद में अलग ग्रुप बन जाते हैं। तो सोसाइटी बहुत ही विस्तृत है ना। तो यहाँ पर सोसाइटी को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि ग्रुप ऑफ पीपल who share culture, territory, place और रीजन। ठीक है, अब ऐसा ग्रुप जो कि ये सारी चीजें शेयर करता है वो सोसाइटी कहलाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि भारत के कुछ लोग मिलकर विदेश में रहते हैं, किसी एक स्थान पर रह रहे हैं, तो वो इंडियन सोसाइटी कहलाएगी। अब वहां पर यहाँ का डिस्क्रिमिनेशन वहां नहीं देखा जाएगा, वहां पे ये देखा जाएगा कि सारे के सारे क्या है, इंडियंस हैं, तो इंडियन सोसाइटी कहलाएगी। लेकिन अगर हम जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे और भी अंदर जाते जाएंगे तो बहुत सारे ग्रुप्स बनने लगते हैं, बहुत सारे सोसाइटी बनने लगते हैं। तो उसका अर्थ यही होता है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स हो। अब आ जाता है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। अब हम सोशियोलॉजी का नेचर समझते हैं कि नेचर क्या है। तो देखिए सोशियोलॉजी को अगर स्काम्पटे कहते हैं, ये साइंस है। अब ये प्योर साइंस भी कहा जा सकता है और ये अप्लाइड साइंस भी कहा जा सकता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब आगे यूज होता है। तो अप्लाइड साइंसेस है, इसके बारे में वो कहते हैं इट मीन्स दैट स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड कैन बी अप्लाइड ऑन रियल सेटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर सोशियोलॉजी को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि ये स्टडी है एक नेचुरल फिनोमेना की, एक नेचुरल फिनोमेना भी है और एंड कैन बी अप्लाइड, और यहाँ पर एक अप्लाई भी किया जा सकता है, मतलब बनाया भी जा सकता है कैन रियल सेटिंग, जो कि बिल्कुल रियल सेटिंग के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे सोसाइटी को समझ में आया, सोशियोलॉजी आपको समझ में आई, ये पूरा साइंटिफिक स्टडी है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि इसके जो नेचर है उसको और डिटेल में समझते हैं कि सोशियोलॉजी का जो नेचर है वो किस किस तरह से है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी के बारे में एक यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली ये बदलती भी रहती है। आज से 20 साल पहले जिस तरीके की सोसाइटी थी आज वैसी सोसाइटी नहीं है, उसके पहले 40 साल पहले जो सोसाइटी थी आज वो वैसी नहीं है। और आज भी ये कहा जा सकता है कि अगले 5 साल बाद कैसी सोसाइटी रहेगी, जैसी आज दिखाई दे रही है तो नहीं वैसी नहीं रहेगी, उसमें काफी सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो सोसाइटी में एक डायनेमिक रोल होता है जो कि कंटिन्यूसली बदलता रहता है, सोसाइटी चेंज होती रहती है। इसके और भी जो नेचर है उसको हम पढ़ते हैं आगे। हम देख लेते हैं जो नेचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नेचर में क्या नेक्स्ट टर्म आता है, सोशियोलॉजी इज इज साइंटिफिक डिसिप्लिन एज रिसर्च एंड स्टडी follows a scientific approach and systematic study। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि साइंटिफिक डिसिप्लिन मतलब पूरा अनुशासन के अनुसार जो कि साइंटिफिक वे में हो, वैज्ञानिक तरीके से हो। अब यहाँ पर साइंटिफिक वर्ड जो है वो बार बार यूज हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज बिना वैज्ञानिक तथ्यों के नहीं होती है। मतलब वैज्ञानिक तथ्य का मतलब ये हो जाता है जो भी काम हो रहा है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप टर्मिनोलॉजी के अनुसार हो रहा है। यहाँ पर जो इसकी रिसर्चेस भी होती हैं पूरा साइंटिफिक जो फिनोमेना है उसको यूज करते होती है, जो सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस भी होती है ना। जो स्टडी होती है वो पूरी तरीके से सिस्टमेटिक स्टडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि स्टडीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड पैटर्न। यहाँ पर जो स्टडी होती है स्कोप में, इसकी जो नेचर में देखा जाए तो जो भी स्टडी होती है वो किस वे में होती है। अगर हम सोशियोलॉजी पर स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टडी होती है ह्यूमन रिलेशनशिप और उनका पैटर्न, किस तरीके का पैटर्न है वो। तो सोशियोलॉजी के बारे में इतना हमारे लिए समझना काफी होगा।
जिससे हम सोशोलॉजी के बेसिक टर्म्स को समझ सकें। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हम समझ सकते हैं स्कोप के बारे में कि सोसाइटी का जो या फिर सोशोलॉजी का जो स्कोप है वो कहाँ तक जा रहा है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और छूट जाती है, इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट साइंस। अब एब्स्ट्रैक्ट साइंस क्या होता है? जैसा फिजिक्स में होता है कि अमूर्त जो होता है विज्ञान होता है, वो भी यहाँ पे सोसाइटी में आ जाता है। सोशोलॉजी भी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस के अकॉर्डिंग काम करता है ना, उस पर भी इसकी स्टडीज होती है। अब स्कोप देख लेते हैं कि सोशोलॉजी की स्कोप कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो आता है ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप, मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में किस तरह से संबंध है, इसके बारे में स्टडी की जाती है सोशोलॉजी के अंतर्गत। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है स्टडी विथ एजुकेशन। यहाँ पर शिक्षा के को समानांतर रखते हुए स्टडी करी जाती है सोशोलॉजी की। स्टडी विथ एजुकेशन या फिर स्टडी अलोंग विथ एजुकेशन, है ना। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। एक देश का किसी दूसरे देश के साथ में किस तरीके से रिलेशन है उसको भी यहाँ पर पढ़ा जाता है, उसके बारे में भी स्टडी की जाती है और वहां पे भी सोशोलॉजी का स्कोप है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटिफिकेशन एंड हाउ दे फॉर्म। अब स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर जिस तरीके से सोसाइटी को बांटा जाता है ना, और किस तरीके से बांटा जाता है उसके बारे में भी पढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहले सोशोलॉजी किसका भाग था, जिस तरीके से मनोविज्ञान था फिलॉसफी का भाग, इसी तरीके से सोशोलॉजी भी क्या था, फिलॉसफी के अंतर्गत था। लेकिन यहाँ पर स्टडी की बात की जाती है जो सोशोलॉजी के स्कोप्स हैं, वहां पर बात की जाती है कि दर्शन के साथ में भी इसका विवरण किया जाता है, कि देखा जाता है दर्शन के साथ इसकी स्टडी कैसे की जा सकती है ना। अब सोशल इंस्टीट्यूट्स, अब सोशल इंस्टीट्यूट्स कौन से कहलाते हैं? सोशल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आपका फैमिली, स्कूल, रिलेशनशिप्स, है ना, ये सारी चीजें हैं जो सोशल इंस्टीट्यूट कहलाते हैं, क्योंकि समाज के अंदर ही बनते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई होती है मनुष्य, और मनुष्य 4 मनुष्यों के साथ में अगर एक ही जगह एक ही स्थान पर रह रहा है तो वो बनाता है क्या, फैमिली। और फैमिली बन रही है तो उनके बीच में क्या बन रहा है, साथ में रिलेशंस हो रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी स्टडी भी की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज इफेक्ट। यहाँ पर सोशोलॉजी जो है कि हाउ लैंग्वेज इफेक्ट ऑफ सोसाइटी, या फिर लैंग्वेज का क्या इफेक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर। आपने देखा होगा जब हम समाज को विभक्त करते हैं तो वहां पे कई सारी चीजें हो जाती हैं, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन है, अलग अलग तरीके से समाज को डिवाइड किया गया है। अब पहले हम देखेंगे तो बड़े रूप में देखा जाएगा तो भारतीय समाज, फिर हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो हिंदू समाज होगा, मुस्लिम समाज होगा, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, ये तरीके के समाज होंगे। फिर उसके अंतर्गत भी देखा जाएगा तो भी 4 अलग अलग वर्णों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग उनकी प्रजातियां बताई गई हैं, अलग अलग तरीके के कास्ट बताए गए हैं, तो यहाँ पर उसके हिसाब से भी डिवाइड किया गया। फिर और छोटा कर दिया जाए, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म कर दिया जाए तो बहुत छोटी छोटी इकाइयां बन जाती हैं समाज की, है ना। लेकिन पूरा देखा जाए तो एक पूरा टोटल मिला के क्या है, भारतीय समाज। यही समाज अगर किसी दूसरे देश में चला जाता है तो वहां पर अलग अलग इकाइयां बाद में होंगी, पहले हो जाएगा ये भारतीय समाज है या इंडियन सोसाइटी है। तो ये हो गया सोशोलॉजी के बारे में, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हमारा उद्देश्य जो है वो शिक्षा के समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र को पढ़ने का है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ जो डेफिनेशंस हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, तो वहां जाकर आप नोट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, है ना, जो शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र हमको पढ़ना है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको मैं समझाने में सफल रही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।